पीजीआई चंडीगढ़ जैसे में आपको पैथो मिली, लेकिन आपने वो छोड़ दी बिकॉज आपको मेडिसिन नहीं मिल रही थी। नीट पीजी का रिजल्ट आया, बहुत बच्चे कंफ्यूज्ड है कि यार एक अच्छे कॉलेज में पैथो ले ले या कि थोड़े सेकंड ईयर कॉलेज में मेडिसिन ले ले। कॉलेज इज ऑलवेज सेकेंडरी सर, लेकिन ब्रांच आपके साथ जिंदगी भर रहेगी। जर्नी एज एन एजुकेटर बिल्कुल ठीक चल रही थी, उसके बावजूद आपने क्लिनिक खोलने की सोची। दिस कैन एंड एनी टाइम। मेरे सामने एक डॉक्टर बैठते हैं जो 2 घंटे बैठते हैं सुबह, 2 घंटे शाम को, और डेली के लाख से 1.5 लाख रुपए रोज के उठाते हैं। क्लिनिक में जितना पैसा आपने लगाया है, ब्रेक इवन कितने टाइम में आ जाता है? करते रहोगे, 4-5 लोग हो तो आप 6 महीने में ब्रेक इवन कर सकते हो। टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा मानी जाती है मेडिसिन के अंदर ना, कि बहुत टॉर्चर किया जाता है JR1 को। टॉक्सिसिटी को झेलने का जो सबसे अच्छा तरीका है, लाइक अगर आपको नीट पीजी एग्जाम में कुछ चेंजेस लाने होते तो आप क्या लेकर आते? जो नीट पीजी में रिजर्वेशन है ना, ये पूरा बंद कर देता। We are building India's largest community of medicos and thank you so much each one of you for making it a possibility. आज का हमारा शो बहुत ही यूनिक होने वाला है। आज मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो आज गेस्ट बनकर हमारे पास आए हैं। ही इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट इन जनरल मेडिसिन एंड अ गोल्ड मेडलिस्ट इन हिज फील्ड। वो एजुकेटर रहे हैं FMG नीट पीजी दोनों के, और पिछले 10 साल से बहुत सारे बच्चों को मेंटोर कर चुके हैं। उन्होंने खुद की अपनी स्पेशलिटी क्लिनिक स्टार्ट करी है एंड इट्स डूइंग वेरी वेल। हम आज उनसे बात करने वाले हैं कि एक जनरल फिजिशियन को जब एक क्लिनिक खोलनी होती है तो उनको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। क्या MD मेडिसिन एक सेफ फील्ड है आज की जनरेशन के लिए? क्या सुपर स्पेशलिटी के बिना एक फिजिशियन सक्सेसफुल हो सकता है हमारे देश के अंदर? और क्या क्या दिक्कतें आती हैं जब आप मेडिसिन की फील्ड को पोस्ट ग्रेजुएट के बाद एक्सप्लोर करते हो? So let's put a huge round of applause and let's welcome Dr. Aman Sethia sir. So welcome Dr. Aman Sethia sir to the Nachiket Bhatia show. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। Sethia sir, हमने आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है। मेडिसिन एज अ करियर, आपने अपनी क्लिनिक खोली, आप एक एजुकेटर रहे हैं बहुत टाइम से हमारी फील्ड के अंदर। तो इस सब की बात करने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा आपकी अपनी जर्नी की। एज अ यंग मैन, डायनेमिक डॉक्टर, डायनेमिक एजुकेटर, आपकी अपनी जर्नी क्या रही है? सर मेरी जर्नी में कई सारे उतार चढ़ाव आए थे। जो मैं बताना चाहूँगा, लाइक 2007 आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर PMT इन ग्वालियर। तो मेरा AFMC पुणे में सिलेक्शन भी हुआ था। कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए थे कि मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। उसके बाद 2008 में मेरा किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन भी नहीं हुआ। तो क्रिकेट खेलने का मुझे शौक़ लग गया था। तो मेरे दोस्त लोग उस टाइम इरफान पठान अच्छी बॉलिंग करते थे, तो इरफान पठान बोलने लग गए और मेरी रैंक पीछे होती चली गई। तो फिर मुझे MBBS करने मेरी मदर ने रशिया भेज दिया। तो फिर वहाँ से मैंने MBBS किया। तो मुझे लगा कि भाई क्या करना है, लेकिन जो लिखा होता है अच्छा लिखा होता है। तो फिर मैं जब आया तो मैंने अपनी इंटर्नशिप करी। इंटर्नशिप के साथ मैंने PGI चंडीगढ़ में MD पैथो करी, उठाई थी पैथो, पर वो भी मैंने छोड़ दी। तो कई बार कई लोगों ने बोला कि तुमने वो गलत किया। उसके बाद मैं कोचिंग AFMG दिल्ली की कोचिंग में पढ़ाना स्टार्ट किया। वहाँ से मैंने अपनी एक किताब लिखी थी, पैथोलॉजी विद द बेस ऑफ मेडिसिन। तो बहुत मेहनत से वो किताब लिखी थी। तो शुरू में तो फर्स्ट एडिशन नहीं चला। उसके बाद उस किताब से 48 क्वेश्चन पेपर में आए थे, तो वो मार्केट में बूम करने लगी। तो फिर मुझे कई कोचिंग से ऑफ़र आने लगे। तो जो प्राइस मैं मांग रहा था वो पैसे देने लगे लोग, इतना काम मिलने लगा। 17 में मैंने मैरो में पैथोलॉजी पढ़ाई थी। फिर मुझे लगा कि अब MD कर लेनी चाहिए। किसी ने कमेंट किया था कि द वन टीचर हू इज़ टीचिंग इज़ नॉट MD। तो वहाँ से मेरी आंखें खुली कि MD करना भी ज़रूरी है। और टीचिंग करके पैसा तो कमा रहा था, लेकिन एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं था। तो फिर मैंने MD मेडिसिन करी। अब MD मेडिसिन करी तो उसके बाद मुझे लगा कि अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, बिकॉज ये मेरी ड्रीम ब्रांच थी। इससे पहले मुझे साइकेट्री, पैथो, फार्मा ये सब मिल रहा था। तब ऐसा हुआ था जब मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था, तो जो मेरे स्टूडेंट थे वो भी एग्ज़ाम सेंटर पर थे। तो एक बार तो मैंने एग्ज़ाम सेंटर थोड़ा दूर भरा, जिससे कोई देखे ना, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम टीचर बन चुके थे उस टाइम तक। तो मेरी उसमें रैंक अच्छी नहीं आई। तो फिर मैंने दिल्ली भरा, सोचा जिसको जो सोचना है सोचेगा। एक बार एग्ज़ाम सेंटर पे कोचिंग के स्टाफ्स भी थे, तो बोले सर आप तो शायद पेपर के क्वेश्चन लेने जा रहे हो, लेकिन मैं पेपर देने ही जा रहा था। तो फिर मेरी रैंक आ गई, मैंने MD मेडिसिन करी। तो MD मेडिसिन कंप्लीट करते ही मेरा DM में सिलेक्शन हुआ। मैंने DRNB जो एक्शन बालाजी हॉस्पिटल से 4 महीने मैंने DRNB ऑन्कोलॉजी में जो DNB बोलते हैं वो किया।
लेकिन 4 महीने बाद मुझे लगा कि लाइफ में अब वो मेरे को था कि डीएम एग्ज़ाम निकालना है बस, कि मुझे निकालना है और मैंने निकाल दिया। और निकाल के मैं खुद को सेटिस्फाई करना चाह रहा था। तो फिर मुझे लगा कि लाइफ में अब एज भी हो रही है, टाइम भी निकल रहा है, तो अपना खुद का काम करते हैं। मीनवाइल मैं कोचिंग्स में पढ़ाते जा रहा था। तो 2019 में मैंने DBMC की ऐप ज्वाइन करी थी। ई गुरुकुल ऐप में मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने कुछ नर्सिंग की ऐप में ज्वाइन किया। ऑलमोस्ट दिल्ली की सारी कोचिंग्स में पढ़ाया भी। फिर जब मुझे लगा कि अब ये सब हो गया है कि अपना खुद का काम होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट किसी और पर डिपेंड होने की जगह। तो मैंने MD के बाद अपना कई जगह ट्राई किया। पहले मैं एक मेडिकल स्टोर में एज अ डॉक्टर बैठता था पालम में। तो वहाँ मेरी OPD अच्छी खासी थी, लेकिन वहाँ पर पेशेंट उतनी फ़ी पे नहीं कर सकते थे, और वहाँ जाना आना इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। फिर मैंने दरियागंज में बैठना चालू किया। तो ये कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे क्राउड है, तो आपको आसानी से पेशेंट मिल सकते हैं। फिर जब थोड़े पैसे हो गए तो मैंने CR पार्क में रेंट पे अपने दोस्त के साथ क्लिनिक खोला। तो उसके बाद मेरे पास उतने बैच आने लगे, तो क्लिनिक को उतना टाइम मैं दे नहीं पाया। तो मेरे दोस्त थे, तो वो बीच में वो भी छोड़ के चले गए थे। तो जब आप रेंट पे काम करते थोड़ा सा खर्चा है। तो अभी लास्ट ईयर मैंने अपना खुद की बिल्डिंग में अमर कॉलोनी लाजपत नगर में अपना खुद का क्लिनिक खोला है। देयर आई एम सिटिंग एट 6 to 9। तो 6 से 9 में वहाँ बैठता हूँ। उसका नाम है सेहत मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने बहुत जगह ज्वाइन करके छोड़ा, PGI चंडीगढ़ जैसी जगह को छोड़ा, तो आप क्या सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहे थे अंदर से? सर मुझे एक्चुअली शुरू से मेडिसिन करनी थी। तो MD मेडिसिन करनी थी मुझे, क्योंकि मैं UG डेज़ में भी हरिसन पढ़ता था। तो मुझे अच्छी लगती थी। मेरे पास पैसे उतने थे नहीं, तो मैंने सेकेंड हैंड खरीदी थी। मुझे मज़ा आता था, और मैंने वो 40-50% पढ़ ली थी UG में। लेकिन जब इंडिया आके पता चला कि मेडिसिन मिलना इतना आसान नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। सो ये इंडिया का जो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पर आपको कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आपकी डिसाइड ब्रांच नहीं मिल पाती। सो वो बैकअप लेके चलते हैं कि मेडिसिन नहीं तो पैथो ले लूँगा, पैथो नहीं मिलेगा तो फार्मा ले लूँगा। तो बस यही था कि मेडिसिन करनी थी। तो अभी मैं खुद से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, बिकॉज मेरी ड्रीम ब्रांच में मैंने PG करी है। तो अगर ब्रांच ओवर कॉलेज की डिबेट करूं तो आप तो परफेक्ट एग्जांपल है कि PGI चंडीगढ़ जैसे में आपको पैथो मिली, लेकिन आपने वो छोड़ दी बिकॉज आपको मेडिसिन नहीं मिल रही थी। सर जैसे मैंने कहीं पढ़ा था, ये मैं आपको वही कम्युनिकेट करूँगा कि ब्रांच एंड कॉलेज, सो कॉलेज इज़ लाइक द वेन्यू ऑफ योर मैरिज एंड ब्रांच इज़ लाइक योर वाइफ और हस्बैंड। सो फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपकी शादी का मैरिज हॉल कौन सा था। सो व्हाट दे आस्क यू, हु इज़ योर वाइफ। सो ब्रांच इज़ एग्जैक्टली लाइक योर वाइफ, लाइक योर पार्टनर। तो जितने बच्चे अभी कंफ्यूज्ड है, आपको पता है नीट PG का रिजल्ट आया है, बहुत बच्चे कंफ्यूज्ड है कि यार एक अच्छे कॉलेज में पैथो ले ले या कि थोड़े सेकेंड ईयर कॉलेज में मेडिसिन ले ले, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कॉलेज इज़ ऑलवेज सेकेंडरी सर, क्योंकि कॉलेज से अगर आप करोगे तो कुछ खास डिफरेंस नहीं आता, लेकिन ब्रांच आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगी। तो अगर आप ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो ब्रांच मेरे हिसाब से सेकेंड थर्ड टीयर सिटी में आपको ब्रांच चूज़ करनी चाहिए, ना कि कॉलेज। बिल्कुल सही बात कही आपने। आई हैव अ कंप्लेंट, 90% of you have still not subscribed to the channel. So before moving forward, please go ahead, press the subscribe button and click the bell icon. आपकी जर्नी की बात करते हैं, आप खुद एक FMG रहे हैं, तो जब आप रशिया गए पहली बार तो आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए वहाँ पे? सर मैंने चैलेंजेस फेस किए कि जो कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं काफ़ी झूठ बोलते हैं कि वहाँ चाय कॉफ़ी फ्री है, वाईफाई फ्री है, एजुकेशन ऐसी। फर्स्ट ईयर में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते थे, ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं थी। लेकिन कुछ कॉलेजेस में जब आप सेकंड थर्ड ईयर में जाओगे तो आप देखोगे पढ़ाई काफ़ी अच्छी थी। इनफैक्ट इट इज़ बेटर दैन मैनी प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ इंडिया। तो कई जगह एनाटमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, तो वो काफ़ी कई वहाँ पैथोलॉजी के 2 पार्ट होते हैं, पैथ फिजियो, पैथ एनाट, तो वो काफ़ी अच्छा पढ़ाया जाता है। लेकिन बस प्रॉब्लम होती है कि अगर आप नहीं भी पढ़ते हो तो वो आपको उतना परेशान नहीं करते, लेकिन जो पढ़ता है उसके लिए वहाँ पर बहुत कुछ है। तो वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहाँ पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। अब उनका क्या है, आप उनके लिए फॉरेनर हो, आप उनकी कंट्री प्रैक्टिस नहीं करोगे। अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो शायद आपको वो पास कर देंगे। तो वहाँ फेल बहुत कम लोग होते हैं। फेल वो होते हैं जो बिल्कुल क्लासेस नहीं जाते हैं। जब आप वापस आए, मतलब जब पैथो में एडमिशन हो गया था, जब छोड़ रहे थे तो अंदर से डर तो लग रहा होगा? सर एक्चुअली मैंने मेरे एक सीनियर को देखा था कि वो CTVS कर रहे थे मोहाली से, 6 ईयर कोर्स।
तो उन्होंने CTVS छोड़ा और साथ साथ तैयारी कर रहे थे, वो उन्होंने रेडियोलॉजी ली। तो उन्होंने बोला मुझे रेडियो करनी थी यार, CTVS ले लिया मैंने, लेकिन अब मैं वापस रेडियोलॉजी करूँगा। तो वो काफ़ी एज के थे, मुझसे एज में 3-4 साल बड़े ही थे, और काफ़ी सालों बाद उनको मिला था, पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे। तो मुझे लगा ये बंदा जब अपनी ड्रीम ब्रांच पे जा रहा है एट द एज ऑफ आई थिंक, तब उनकी एज 33 थी, तो मैं तो 26-27 में ही कर ही सकता हूँ, जब वो 33 में अपनी ड्रीम ब्रांच को लेके खुश है। एंड नाउ व्हेन आई सी हिम, अभी जब मैं उनसे मिलता हूँ, वो मध्य प्रदेश में रहते हैं, इज़ वेरी हैप्पी। वो एक ऐसा बंदा था कि उसको काम करना पसंद है, तो उसने एक अपने हिसाब की ब्रांच ली, जिसमें वो 2 हॉस्पिटल में या अल्ट्रासाउंड सेंटर पर जाके अपना बस 2-2 घंटे जाते हैं। तो उनको एक वर्क लाइफ बैलेंस था, तो रेडियोलॉजी से अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस आपको कहीं मिलता नहीं है, विद अ गुड पे। तो मुझे लगा मुझे भी मेडिसिन चाहिए थी, मेडिसिन में वर्क लाइफ बैलेंस उतना नहीं है, लेकिन अगर आपको जो चीज़ पसंद है तो चाहे वर्क लाइफ बैलेंस ख़राब हो, आप कर लोगे। तो बस यही सोच के मैंने फिर मेडिसिन करी। तो अगर मेडिसिन की बात करूँ आपसे, तो एक तो था कि आपकी वो ड्रीम ब्रांच थी, और क्या पसंद आया था आपको मेडिसिन में? सर मेडिसिन में ये था कि जैसे आपको ना रेडियोलॉजी का, साइकेट्री का, डर्मेटोलॉजी का थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है। जब आप, जैसे हरिसन जो बुक होती है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है, पहली बार आप पढ़ोगे आपको मन करेगा कि इसको बंद कर दूँ मैं, लेकिन जब दूसरी बार आप उसको पढ़ोगे, तीसरी बार पढ़ोगे, तो ट्रस्ट में ये जो जितने भी बच्चे MD मेडिसिन कर रहे हैं, ये बात को समझेंगे जो जिन्होंने करी हुई है, तीसरी चौथी बार में आपको उस बुक से प्यार हो जाएगा। बिकॉज वो शुरुआत करते हैं एनाटमी से, देन फिजियोलॉजी, देन फार्माकोलॉजी, और ख़त्म होते जाके ट्रीटमेंट पर। सो उसके अंदर बहुत कुछ है, तो धीरे धीरे करके आपको अच्छा लगने लग जाता है। फिर दूसरी अच्छी चीज़ होती है कि मेडिसिन में यू विल ऑलवेज गेट सम न्यू चैलेंज, कुछ ना कुछ नया आएगा, कोई मोनोटोनस वाली बात होगी नहीं, आपके पास हर दिन एक नया केस आएगा, जिसमें आपको शाम को घर पे आके किताब खोल के देखना है कि इसमें क्या करना है। तो रेजिडेंसी आपको 3 साल कब निकल जाएगी ये पता भी नहीं चलेगा, ये बेनिफिट होते हैं उसके। अगर बॉस, अब बात करते हैं एक बार नीट PG काउंसलिंग को लेकर। मेडिसिन सबसे व्हाट डू कॉल द फेवरेट ब्रांच है, मेडिसिन, सर्जरी वगैरह, आखिर एंड में फिजिशियन, डॉक्टर वाली फील्ड मेडिसिन में ही आती है। तो मेरा पहला सवाल जो बहुत सिंपल है आपसे, कि आपको लगता है कि विदाउट सुपर स्पेशलाइजेशन आज एक फिजिशियन, मतलब ऑफकोर्स ये 4 साल बाद फिजिशियन बनेंगे, तो सुपर स्पेशलाइजेशन करना मैंडेटरी चीज़ होगी कि नहीं? तो MD के बाद सर सुपर स्पेशलाइजेशन ज़रूरी है अगर आप बड़े शहर में रह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर तो अगर किसी को पेट दर्द होता है तो लोग गैस्ट्रो के पास जाता है, सर में दर्द होता है न्यूरो के पास जाता है। लेकिन अगर आप 2 टियर, 2nd टियर, 3rd टियर सिटी में रह रहे हैं, तो वहाँ पर मैं बोलूँगा कई सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर MD मेडिसिन सब कुछ देख रहे हैं। तो वहाँ पर इवन आई थिंक टुडे आफ्टर 10 ईयर दे विल स्टिल बी द बॉस। अगर आज आप MD वर्सेस DNB करें, तो क्या डिफरेंस है इस वक्त मार्केट परसेप्शन के अंदर उनका? सर मार्केट परसेप्शन ये है कि DNB में थोड़े बच्चे फेल होते हैं, तो मेरा तो ये मानना रहेगा कि आप MD चूज़ करो पहले अगर मिल जाती है। लेकिन अगर आपको इफ़ यू आर गेटिंग DNB इन ए गुड हॉस्पिटल्स लाइक गंगाराम में मिल रही है, अगर आपको दिल्ली के और किसी अच्छे हॉस्पिटल मिल रही है, तो डू DNB, देयर इज़ नो हार्म। कुछ जगह ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि DNB में पास नहीं करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि कुछ बार पूछते हैं, ऐसा होता है कि नॉर्थ का पेपर साउथ वाले लेते हैं, साउथ का नॉर्थ वाले लेते हैं, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता। अभी रिजल्ट काफ़ी इंप्रूव हो गया है। तो DNB इवन आई विल से कि जो लेटेस्ट ड्रग्स जो होती हैं वो DNB वाले ज़्यादा चलाते हैं कंपेयर टू MD, क्योंकि MD आप देखोगे वो आप पुराना मोनोटोनस जो हॉस्पिटल में अवेलेबल है वही ड्रग्स चलते हैं। लेकिन अगर आप जाओगे गंगाराम में, मैक्स में, फोर्टिस में, सो दे आर यूजिंग लाइक अप टू डेट ड्रग्स जो लेटेस्ट हैं वो सब चला रहे हैं। तो DNB वालों की OPDs थोड़ी सी और बेटर हो जाती है बिकॉज दे नो द न्यू ट्रेंड। तो जब जॉब के लिए जाते हैं तो कोई बायस होता है फ्रॉम MD टू DNB? नहीं सर, जॉब में कोई बायस नहीं होता। जॉब में मीन्स अगर आप, मैं आपको बोलूँगा लाइक देयर आर 4 ब्रांचेस, रेडियोलॉजी, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी। अगर आपने इन 4 ब्रांच में PG करी है तो आपको जॉब के लिए एक बार सिर्फ रिज्यूम बनाना है, किसी भी naukri.com, Indeed, कहीं भी, LinkedIn, कहीं पर भी, ऑटोमेटिकली यू विल गेट द जॉब। बिकॉज हर जगह इन 4 ब्रांचेस की डिमांड है, हॉस्पिटल्स हो, मेडिकल कॉलेज हो। तो डरमा में थोड़ी सी आपको सफ़र करना पड़ता है बिकॉज डरमा में प्राइवेट प्रैक्टिस में ज़्यादा पैसे हैं, हॉस्पिटल्स में उतनी सीट नहीं है। लेकिन दीज 4 ब्रांचेस दे, हॉस्पिटल्स, कॉलेज, चाहे कुछ भी हो,
उनको ये इन ब्रांच के पीजीज चाहिए, मीन्स एसआर चाहिए, एपी चाहिए। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन डिप्लोमा को लेकर भी है, क्या डिप्लोमा करने का फ़ायदा है मेडिसिन के अंदर? सर मैं बोलूँगा कि जैसे अगर आपका खुद का हॉस्पिटल है, किसी का खुद का हॉस्पिटल है या किसी के फादर का या मदर का क्लिनिक है, तो डोंट वेस्ट टाइम ऑन डूइंग 3 ईयर कोर्स, एक डिप्लोमा करो। अगर आपको प्राइवेट प्रैक्टिस ही करनी है, अपना आपको पेरेंटल क्लिनिक्स रन करना है, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ वेस्टिंग 3 ईयर। डिप्लोमा में और एमडी में डिफरेंस क्या होगा कि जो आपका प्रमोशन होता है लाइक एमडी के बाद, वो थोड़ा डिप्लोमा में इट विल टेक टाइम और कई जगह होता भी नहीं है। तो अगर आपको जॉब करनी है तो एमडी डीएनबी इज़ बेटर। लेकिन अगर आपको अपना खुद का क्लिनिक संभालना है, पापा का हॉस्पिटल संभालना है, मदर का हॉस्पिटल संभालना है, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ वेस्टिंग टाइम। आप 2 साल का डिप्लोमा करो। डिप्लोमा भी आजकल 2 हो गए हैं, एक एमडीएमएस डिप्लोमा और एक एनबीईएमएस जो डीएनबी का डिप्लोमा होता है। तो आप डिप्लोमा करो, बिकॉज नीट अगर आप देखो कि 3 साल के एमडी में तो जो सीखना होता है वो आप फर्स्ट या सेकेंड ईयर में सीख जाते हो, थर्ड ईयर तो थीसिस और पेपर में निकलता है। तो डिप्लोमा इज ऑल्सो नॉट अ बैड ऑप्शन। और डिप्लोमा और सेकेंडरी डीएनबी? आई प्रेफर कि सेकेंडरी डीएनबी इज मोर बेटर, कि अगर आप सेकेंडरी डीएनबी कर लेते हो तो आप अगेन यू आर एलिजिबल फॉर एसआर एपी एसोसिएट, प्रमोशन आपका होता रहेगा। तो इक्विवेलेंसी आ जाती है। जी। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो इस वक्त आई थिंक बहुत लोग गुजर रहे हैं इससे कि डीएनबी इन अ गुड इंस्टीट्यूट या एमडी इन अ प्राइवेट कॉलेज, क्या रिकमेंड करेंगे आप? डीएनबी इन गुड इंस्टीट्यूट, नॉट एमडी? नॉट एमडी, बिकॉज एमडी एंड डीएनबी दे आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। अब देखो कई सारे फैक्टर होते हैं, लोग डिसाइड करते हैं कि अगर आपका घर कुछ लोगों को दिल्ली के पास में चाहिए या कोई सपोज जयपुर में, उसको जयपुर के पास चाहिए। तो मेरा प्रेफरेंस तो रहेगा फर्स्ट चूज एमडीएमएस इन गवर्नमेंट, दूसरा विल बी डीएनबी बिकॉज डीएनबी में थोड़ा सा स्टाइपेंड एमडीएमएस से कम होता है। थर्ड विल बी यू कैन चूज एमडीएमएस फ्रॉम लो बजट प्राइवेट कॉलेज, लाइक जिसकी फीस 10-15-20 लाख रुपए के अंदर होती है। लाइक मध्य प्रदेश में ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर आपको 15 to 20 lakhs में और उतना ही वो स्टाइपेंड देते हैं, लाइक 80-90,000 अ मंथ दे विल पे स्टाइपेंड। सो फर्स्ट इज एमडी, देन डीएनबी, देन प्राइवेट इंस्टीट्यूट। तो अगर आपको देश के इस वक्त अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स देश के टॉप 5 एमडी मेडिसिन के लिए इंस्टीट्यूट बताने हो तो कौन से होंगे आपके हिसाब से? तो जो मैंने जो सुना है, जो ज़्यादातर प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, तो एक तो सेंट्रल का छोड़ के, सेंट्रल छोड़कर सबसे ज़्यादा सेंट्रल के अलावा जो फॉलो करते हैं वो केजीएमसी लखनऊ के लोग फॉलो करते हैं। दूसरा एक कई सारे कॉलेज जो फॉलो करते हैं, जो गांधी मेडिकल कॉलेज है उसके फॉलो करते हैं प्रोटोकॉल्स, अदर देन एम्स, मतलब मेन तो एम्स पीजीआई का हाँ, फॉलो तो होता है। हटा दिया हमने। उसके बाद केजीएमसी लखनऊ में बोलूँगा, फिर गांधी मेडिकल कॉलेज, इसके कई सारे हैं, एक भोपाल में है। उसके बाद मैं आपको बोलूँ एक एसएमएस जयपुर, यहाँ के कई सारे प्रोटोकॉल्स को, गाइडलाइंस को यूज़ करे जाते हैं। फिर एक गुजरात में बीजेएमसी के कई सारे आर्टिकल्स कोविड के टाइम पे हमने प्रैक्टिस में यूज़ किए थे। और उसके बाद अगर मैं आपको बोलूँ तो कुछ गंगाराम के भी, इवन वहाँ पर डीएनबी है बट वी यूज़। तो गंगाराम, अगर मैं गंगाराम के साथ आपसे पूछूं डीएनबी के टॉप 5 इंस्टीट्यूट से कौन से रहेंगे? तो डीएनबी के सर अलग अलग क्या ब्रांच वाइज है। जैसे मैं आपको ऑन्कोलॉजी के बताऊंगा, तो मैं जब ऑन्कोलॉजी, मेरे को ऑन्को करना था, तो मैं देख रहा था ऑन्कोलॉजी के लिए, मैं कई सारी रिसर्च करी मैंने कि क्या है, तो बेस्ट केम आउट टू बी राजीव गांधी, देन इट वाज एक्शन बालाजी, बिकॉज वो प्रॉपर कैंसर इंस्टीट्यूट है, उसका एक सेपरेट जोन है, तो वहाँ पे ऑन्को के केसेस कई सारे हैं। देन आई विल से गंगाराम, मेदांता, और उसके बाद आता है अपोलो। सो दीज आर 5 इंस्टीट्यूट विच आई नो फॉर डीएनबी ऑन्कोलॉजी, डीआरएनबी। एमडी ऑन्को की, एमडी की जो डीएनबी डीएम होता है ऑन्को, डीएम ऑन्को की सीट सिर्फ एम्स में है दिल्ली में, और कहीं है भी नहीं। और डीएनबी मेडिसिन के लिए? डीएनबी मेडिसिन के लिए आई विल से अगेन गंगाराम, उसके बाद आई विल से मेदांता इज गुड। मेदांता में जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत लेटेस्ट ड्रग चलाते हैं। देन आई विल से अपोलो, और फोर्टिस के कुछ ब्रांच, और मैक्स का एक ब्रांच साकेत जो है मैक्स में। प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में लेकर आपका क्या मानना है? टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स फॉर एमडी मेडिसिन इन प्राइवेट कॉलेजेस। सर इट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लेकिन अब जो कॉलेजेस अच्छे हैं उनका क्या है, जो पुराने हो गए हैं, तो जो मैंने सुना है, लाइक आई हैव मेट फ्यू पीपल, तो आई मेट फ्यू पीपल फ्रॉम तीर्थंकर, दे आर वेरी गुड। कुछ जो डॉक्टर्स में मिला हूँ कि दे आर इक्वली गुड एज डॉक्टर्स फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। देन आई मेट अ गाय फ्रॉम संतोष, ही इज़ लाइक अ जीनियस, मतलब मुझे लगता था कि मुझे बहुत कुछ आता है जब मैं उससे मिला।
तो ही वॉज अ कंसल्टेंट देयर, सुपर। तो आई थिंक तो संतोष मेडिकल कॉलेज के, देन मध्य प्रदेश में कॉलेज है अरबिंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर में आई गेस। तो कई बार कॉन्फ्रेंसेस में आई मेट फ्यू पीपल फ्रॉम दोज प्लेसेस। एक उड़ीसा का मेडिकल कॉलेज है, आई थिंक किम्स, दैट इज सुपर। मीन्स तो मैं ये 4-5 कॉलेज ऐसा बोलूँगा कि यहाँ के जो लोग थे, अब अगेन दैट मे बी आई मे रॉन्ग इन दिस, बिकॉज हो सकता है वो बंदे में दम हो, लेकिन कुछ यहाँ के लोग हैं जो अच्छा करते हैं। दे आर गुड इन स्किल्स, दे यूज लेटेस्ट ड्रग्स, दे आर गुड इन देयर प्रैक्टिस, एंड दे आर लाइक हम्बल और जेंटल, जैसे डॉक्टर को होना चाहिए, दे आर लाइक दैट। तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी एक न्यू JR1 रेजिडेंट जो मेडिसिन ज्वाइन करने वाले हैं, उनको आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी, कैसे गुजारने चाहिए अगले 3 साल? देखो सर, मैंने तो क्या किया था कि 3 साल में MD करी और मैंने क्लासेस साथ में ली। तो मैंने उस टाइम पे DBMC की रिकॉर्डिंग भी करी थी, मैंने एक नर्सिंग ऐप की भी रिकॉर्डिंग करी थी। तो गलती जो बच्चे करते हैं कि ना, दे स्टार्ट स्टडिंग हरिसन लेट। तो पहली मिस्टेक बोलूँगा कि उसके 2 पार्ट होते हैं हरिसन के, एक होता है वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में रहेगा बेसिक्स, लेकिन उसके अंदर इन्फेक्शियस डिसीज़ है सारी, तो वो आपको कम से कम उसका ट्रीटमेंट पढ़ लो। और वॉल्यूम 2 बड़ा बल्कि हो जाता है। तो मैं आपको एक कहानी बताऊंगा कि मुझे जब पढ़ना था, मेरा एग्ज़ाम पास में आ गया था MDMS का, तो मैंने अपनी बुक को कटवा लिया था, लाइक कार्डियो अलग, न्यूरो अलग। अब वो कैरी करने में आसान हो गई थी। तो मैं तो ये बोलूँगा रेजिडेंट्स को कि अपनी बुक को आप कटवा लो और उसको फ्रैगमेंट्स बनवा लो। तो आपको कार्डियो पढ़ना है तो कार्डियो इसलिए आप लेके चलो अपने साथ में, न्यूरो पढ़ना है न्यूरो पढ़ लो। तो मैंने कार्डियो, न्यूरो, नेफ्रो, रेस्पी, कार्डियो, न्यूरो, नेफ्रो, रेस्पी, एंडोक्राइन, ये बार बार पढ़ लिए थे। तो ये बार बार जब पढ़ लिए तो मुझे अपने आप कॉन्फिडेंस आने लगा। लेकिन जो 2 गलती होती है कि इन्फेक्शियस डिसीज़ वाला पार्ट जो वॉल्यूम 1 में है, वॉल्यूम 1 को लोग छूते तक नहीं। दूसरी गलती होती है कि कई बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ ट्रीटमेंट पढ़ लिया हरिसन का, पीछे पीछे ट्रीटमेंट पढ़ लिया। और तीसरी लाइक कि हरिसन पढ़ी नहीं, उसकी जगह डेविडसन ले ली। और लास्ट ईयर में आते आते तो MC जो 1 क्वेश्चन आंसर वाली बुक आती है कई सारी, एक कुंडू बुक आती है वो पढ़ ली, एक क्वेश्चन आंसर की बुक आती है वो पढ़ के और अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं। तो अगर आप हरिसन 1 बार पढ़ लोगे, 2 बार पढ़ लोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि अपने बुक को कटवा कर उसके फ्रैगमेंट्स करा के फर्स्ट ईयर से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो बाय सेकेंड ईयर यू विल फिनिश इट। टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा मानी जाती है मेडिसिन के अंदर ना, कि बहुत टॉर्चर किया जाता है JR1 को, इसको लेके आपका क्या मानना है? सर टॉक्सिसिटी तो देखो हर जगह है, लेकिन अगेन डिपेंड करता है। कुछ जगह HOD विल बी टॉक्सिक, कुछ जगह दूसरे प्रोफेसर्स विल बी टॉक्सिक, एंड कुछ जगह पे सीनियर्स विल बी टॉक्सिक, और मे बी कई जगह आपके बैचमेट विल बी टॉक्सिक। टॉक्सिसिटी को झेलने का जो सबसे अच्छा तरीका है, लाइक मैं आपको बताऊंगा कि जस्ट आप अपना सर झुका के वट एवर दे आर सेइंग जस्ट से यस, ओके डन, ओके सर, दैट्स इट। जब मैं MD कर रहा था, मुझे कई लोग बोलते थे तुम पढ़ाते हो, क्यों पढ़ाते हो? तो उस टाइम पे शायद मैंने DBMC ज्वाइन किया था, तो मैंने एक क्लास ली थी, एक वीडियो डाला था, तो उस पर काफ़ी सारे व्यूज़ आ गए थे। इट वॉज अबाउट लीवर फेलियर। तो वो वीडियो वहाँ तक भी चला गया, तो उनको खबर आई। तब कुछ लोग टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहे थे। लेकिन अगर आप अपना 9 to 4 काम कर रहे हो, जिस दिन आपकी नाइट ड्यूटी होती है उस दिन आप नाइट ड्यूटी कर रहे हो, उसके बाद अगर कई बार ऐसा होगा, लाइक जो JR1 अभी जाएंगे, कि आपका सीनियर आपको बता रहा होगा, हो सकता है वो गलत बता रहा होगा, हो सकता है कंसल्टेंट, आप उनसे लड़ो मत। अगर वो गलत है, लेट हिम बी, बिकॉज थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लाइक इन डॉक्टर्स दे आर इगोइस्टिक। तो मैंने बस ये किया है कि हाँ ठीक है, जो तुम बोल रहे हो सही है, बात खत्म, अपना काम करते रहो, और किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आर्ग्यू मत करो। तो आप इस तरीके से आप टॉक्सिसिटी से बच सकते हो। लेकिन अगर टॉक्सिसिटी क्रिएट करने के लिए, तो देखो लोगों को कई बार होते हैं, कुछ किसी के पास बड़ी गाड़ी है, लोग उसकी टॉक्सिसिटी करेंगे, किसी के पास कुछ और है, लोग उसकी टॉक्सिसिटी करेंगे। तो टॉक्सिसिटी ज़्यादातर जहाँ होती है जहाँ पर काम कम होता है, जहाँ काम ज़्यादा होता है तो लोग काम ही करते रह जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि टॉक्सिसिटी, वो डिपेंड करता है कि आप खुद कैसे हो। देखो सीनियर थोड़ा सा डांटेगा, थोड़ा सा गुस्सा करेगा, लेकिन 2 महीने बाद आप उसी सीनियर के साथ बैठ के पार्टी कर रहे होगे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। थोड़ा सा शुरू में वो स्ट्रिक्ट दिखाएगा, लेकिन आज अब अगर देखोगे कि बैचमेट्स के बॉन्ड उतने स्ट्रांग नहीं होते जितने जूनियर सीनियर के होते हैं। ये डिफरेंस आता है।
तो बस ये कि आप रेस्पेक्ट करो सबकी, तो भी आपकी करेंगे, कोई नहीं भी कर रहा तो उसको जाने दो। 3 साल का तो MBBS में जो आपको दोस्त मिलते हैं, दे आर एक्चुअली योर ट्रू फ्रेंड्स। PG में जो दोस्ती होती है वो थोड़ी सी प्रोफेशनल होती है, ये बात लोगों को समझ में नहीं आती। PG में क्या, लोग अपना सिर्फ काम निकालते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है उसमें से 1-2 लोग ऐसे होते हैं कि वो आपसे लाइफ लॉन्ग जुड़ जाते हैं। ये बात ना जब हम MBBS में होते तब हमें समझ में नहीं आती, हमें लगता है, हमें हर बंदा बेवकूफ़ लगता है उस टाइम पे कि ये कैसा है वो कैसा है। लेकिन जब हम PG में जाते हैं ना तो हमें रियलाइज होता है कि दुनिया कितनी हरामखोर है, बिल्कुल बिल्कुल। कि कितना ज़्यादा MBBS में एक दोस्ती थी, भाईचारा था, बट यहाँ पे हर बंदा सिर्फ काम निकलवाना चाह रहा है। तुम्हें नहीं पता कब तुम्हारे साथ दारू पी के कल तुम्हारी बुराई कर रहा है HOD को। तो यही कहूँगा सबसे कि यार MBBS में अगर हो तो यही तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स है। और उसके बाद, और आज ही बता रहा हूँ, अगर कोई मेरा MBBS का दोस्त मुझे कॉल करता है ना, या मैं कभी किसी को कॉल करता हूँ, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इट्स अ फेवर विच विल गेट अ फेवर लेटर, ऐसा कभी नहीं है। हर बंदा दिल खोल के काम करता है एक दूसरे के लिए। और यहीं पर अगर जब प्रोफेशनलिज्म में घुसते हो ना तो पता चलता है कि आज तुमने एक फेवर ले लिया तो उसने काउंट कर लिया है। अब वो महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद आएगा भी सही, सुनाएगा भी सही कि भाई तूने फेवर लिया था मेरे से। तो MBBS के दोस्त बहुत अच्छे बनाओ, जितने अच्छे हो सके, क्योंकि लाइफ लॉन्ग तुम्हारी लाइफ लाइन रहेगी। कि कभी दिक्कत हुई सीधा इसको कॉल किया, मतलब मुझे आगरा में काम था, मैंने आगरा कॉल किया, वो मेरे से शायद इतनी बात भी नहीं होती थी, बट वो 2 मिनट में आ गए मेरे पास, और हम ऐसे मिले जैसे हम जन्मों के भाई है। तो मेरे भी 4 दोस्त हैं सर MBBS के। तो मेरा खुद का घर है ग्वालियर में। जब मैं, एक मेरा दोस्त ग्वालियर में रहता है, जब मैं जाता हूँ ग्वालियर तो वो मेरे आने की खुशी में मुझे अपने घर पर नहीं जाने देता, मैं सोता उसके घर पर हूँ। और वो बोलता है कि आज पार्टी करेंगे। क्यों? क्योंकि तू आया है। तो उसका ये रीज़न है कि अब वो जब वो दिल्ली आता है तो चाहे मेरे को कोई दूसरे काम हो, अभी कभी कभी ऐसा होता है कि साल 2 साल 1 साल 1.5 साल बात नहीं होती हमारी, लेकिन जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी तो मिले थे। तो MBBS की दोस्ती अलग होती है, क्योंकि मुझे पता है कि आज मैं अगर अभी उसको फ़ोन करूँ तो आएगा। PG में अगर आप फ़ोन करोगे तो उसको काम होगा तो आएगा, काम नहीं होगा तो वो नहीं आएगा। मतलब मैं, आप समझो कि मेरे तो सारे दोस्त अभी 1-2 साल पहले MD पास आउट हुए हैं, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें भी शायद इतने खास दोस्त नहीं थे, बट जब सबने MD ज्वाइन करी, मैंने अपना काम ज्वाइन करा, उसके बाद हमें एक दूसरे की वैल्यू रियलाइज़ हुई। और अब ऐसा हो गया कि बिल्कुल आपने सही बात कही कि हम लोग 11 लोगों का दोस्त, 11 दोस्तों का ग्रुप है। एक भी बंदा वापस आ जाता है ना तो सारे अपना काम छोड़ के वापस आ जाते हैं, और सबको एक दूसरे की वैल्यू 10 गुना हो चुकी है कि अगर उनमें से कोई भी कॉल कर देगा ना तो आज सब काम छोड़ के पहुंच जाएंगे कि हाँ बताओ क्या काम है। तो ये तो सर जर्नी होती है, और मुझे लगता है कि लोगों को अपने टाइम पे समझ में आती है वैल्यू, आप समझा नहीं सकते। समझा सकते हैं जब लोग मिस करते हैं ना कि हाँ यार ये मेरा काट नहीं रहा था, बिल्कुल वो चीज़ समझ में आती है। सर। अभी जब MBBS में आप होते हो तो हम लोग जब मिलते हैं, अभी सब बंद कर रहे हैं, कुछ कोई ज़्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, तो कभी बिल देखते नहीं है कितना बिल क्या हुआ, किसने दिया है। इवन इतनी कंफर्ट जोन आ गया कि मैं बोल रहा हूँ उसको तू दे दे चल, तो हम पूछ भी नहीं रहे हैं। लेकिन PG में क्या हो रहा है कि मैटर कर रहा है कि कौन पे कर रहा है, प्रोफेशनलिज्म। इस बार तूने दिया, अगली बार तू दे, अगली बार मैंने दिया था। तो ये सब चीज़ें है थोड़ी सी, ये तो रहता ही है। तो MBBS की मेमोरीज आपकी अलग होती हैं। बिल्कुल। और उसके बाद की मेमोरीज भी है कि मैं आज भी कह रहा हूँ कि शायद मुझे उनकी इतनी ज़्यादा वैल्यू इसलिए हुई क्योंकि मैंने बाहर की दुनिया देखी, वो समझ में आया कि यार ये कितनी ज़्यादा वो प्रोफेशनल है, और ये एटलीस्ट अपने तो है ना। तो बहुत सोचो, अगर आप एक प्रधानमंत्री होते आप हमारे, ठीक है, तो अगर आपको नीट PG एग्जाम में कुछ चेंजेस लाने होते तो आप क्या लेकर आते? सर मैं ये जो नीट PG में रिजर्वेशन है ना, ये पूरा बंद कर देता। ये जो ST SC OBC, उसके बाद फ्रीडम फाइटर, सारा कोई भी तरीके का कोटा नहीं। इट्स लाइक जस्ट यू गेट अ रैंक, टेक अ सीट। क्यों? सर अब देखो, कोई बच्चा है सर जिसकी 10,000 रैंक है, तो 10,000 इज़ नॉट अ बैड रैंक, और जिसकी जनरल कैटेगरी है, और एक बच्चा है जिसकी रैंक है 40,000, तो डिफरेंस तो बहुत बड़ा है। 10,000 वाले को आज आप देखोगे तो रेडियो, मेडिसिन, डर्मा नहीं मिलेगा, उसके पास कोटा नहीं है। 40,000 वाले के पास अगर कोई कोटा है, कोई रिजर्वेशन है, तो उसको मिल जाएगा, और शायद MAMC मिल जाए, या हो सकता है PGI चंडीगढ़ भी मिल जाए। तो दिस इज समथिंग विच इज़ लाइक, मेरे एक दोस्त था मेरा, ही गॉट अराउंड 78,000 रैंक एंड ही गॉट जनरल सर्जरी। सो ये जो सबसे पहले तो मैं ये रिजर्वेशन बंद करूँगा, बिकॉज अभी भी more than 70% डॉक्टर्स इन इंडिया, दे आर नॉट गेटिंग देयर ड्रीम ब्रांच।
देखो सबके पास प्राइवेट में लेने के पैसे नहीं होते हैं। डीएनबी से कुछ बच्चे अभी भी डरते हैं, और कुछ कॉलेजेस में अभी भी, जैसे जो बड़े कॉलेजेस हैं वहाँ पर रिजल्ट काफ़ी बढ़ गया है। तो अब किसी को रेडियोलॉजी करनी है लेकिन नहीं मिल पा रही है। अब 10,000 के बाद अगर वो अगले बार दोबारा पेपर देता है तो गारंटी भी नहीं है कि उसकी रैंक 10,000 के बाद कम आ जाएगी। अगर कम भी आ गई तो रेडियोलॉजी क्या पता उस काउंसलिंग में नहीं उठा। तो ये थोड़ा सा है कि मैं रिजर्वेशन को पूरी तरीके से बंद कर दूंगा। अगर आप देखोगे कई कंट्रीज़ में यही होता है कि कोई रिजर्वेशन है नहीं। एजुकेशन सिस्टम में यू गेट अ रैंक, देयर इज नो कैटेगरी एक्चुअली। जिसके नंबर अच्छे आ रहे हैं या फिर आप एंट्री लो उसके बाद पास करो, दैट्स योर हेडेक। तो मैं इस रिजर्वेशन को पूरी तरीके से बंद कर दूंगा। और एफएमजी के लिए? एफएमजी के लिए सर मैं ये बोलूँगा कि एग्ज़ाम तो ज़रूरी है, मेरा ये मानना है। कुछ बच्चे, कुछ टीचर्स ये भी इससे एग्री नहीं करते कि एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम इज़ नीडेड, हर कंट्री में लाइसेंस एक एग्ज़ाम होता है तो यहाँ भी होना चाहिए। लेकिन पेपर पैटर्न शुड बी लाइक अ स्क्रीनिंग एग्ज़ाम। जैसे अभी आप देखोगे लास्ट एफएमजी का पेपर, इट वाज लाइक इवन डिफिकल्ट दैन नीट पीजी पेपर। तो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम को स्क्रीनिंग ही रहने दो, उसको कॉम्पिटिटिव मत बनाओ। तो मैं एफएमजी में बस ये चेंज करूँगा कि एक तो फॉर्म फीस उनकी शायद फ्री कर दूँ, कट ऑफ थोड़ा कम कर सकते हैं, या पेपर को स्क्रीनिंग के लेवल का रखो, उसको कॉम्पिटिटिव मत, अननेसेसरी बच्चों को फेल नहीं किया जाए, लेकिन देयर शुड बी एन एग्ज़ाम। एज एन एजुकेटर भी आपकी जर्नी बहुत डायनेमिक रही है। जी सर। बहुत यंग एज से आपने पढ़ाना शुरू कर दिया था। आई स्टार्टेड टीचिंग व्हेन आई वाज 24.5 ईयर ओल्ड। जब मैं 24.5 साल का था मैंने इंटर्नशिप में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो बहुत सारे बच्चे हमारे दे आर यंग डॉक्टर्स, एम्बिशियस डॉक्टर्स, दे आल्सो वांट टू बिकम एजुकेटर्स। तो अगर किसी को आज पढ़ाना शुरू करना है उसके लिए आपकी क्या सलाह होगी? सर जो गलती मैंने करी थी मैं उनको मना करूँगा कि मैंने एमबीबीएस के बाद से इंटर्नशिप से पढ़ाना चालू कर दिया। तो मैं बोलूँगा कि पहले आप पीजी कर लो, बिकॉज इंडिया में पीजी करना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं मैरो पे भी पढ़ा रहा था, तो वो एमबीबीएस करके पढ़ा था, इवन उनको पता था ये बात। तो पॉइंट इज़ कि जब आप पीजी करोगे तो यू हैव समथिंग टू से, कि आपको कोई डर नहीं किसी बात करनी है। तो बीइंग एमबीबीएस इज़ नथिंग। अब हर कोई चाहता है। और फिर जो चीज़ मैं आपको बताऊं कि 3 साल की पीजी में आप एक सिर्फ बुक नहीं पढ़ते हो, सो यू विल डाइव इनटू मोर बिग थिंग्स। तो सपोज एक डर्मेटोलॉजी अगर पढ़ाने का है तो कोई भी पढ़ा सकता है। अगर आप मुझे बोलोगे कल मैं पढ़ा दूंगा, आप भी पढ़ा दोगे, छोटे से नोट्स होते हैं। साइकेट्री, रेडियोलॉजी कोई पढ़ा देगा। लेकिन जिसने पीजी करी, अगर आप देखोगे डर्मा, साइकेट्री, रेडियोलॉजी की इनकी इतनी मोटी मोटी बुक आती हैं, तो वो उससे बेटर नहीं पढ़ा पाएगा। तो इसीलिए जो आजकल बोलते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि डर्मेटोलॉजी हो सकता है मैं भी पढ़ा दूँ, आप भी पढ़ा दो, लेकिन जिसने 3 साल डर्मा पढ़ी है, ही इज़ नोइंग द रूट्स ऑफ डर्मा, तो वो काफ़ी बेहतर पढ़ाएगा, अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर करेगा, तो आपको वो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो याद हो जाएगी। तो मेरी सलाह यही रहेगी जितने भी एजुकेटर्स हैं कि पीजी कर लो, उसके बाद पढ़ाओ। मान लो जिन्होंने पीजी कर ली है, अब वो एजुकेटर बनना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह है? सो उनके लिए ये रहेगा मेरा कि फर्स्ट डोंट लुक फॉर मनी। आपको कम पैसे मिल रहे हैं, पैसे के लिए इस फील्ड में आप मत जाओ। इफ़ यू आर पैशनेट, अगर आपको पढ़ा रहे हो और पढ़ाते टाइम अपनी वॉच नहीं देख रहे हो कि टाइम हो रहा है, अगर आप सिर्फ ये सोच के पढ़ा रहे हो कि मुझे पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप पढ़ाओ बिकॉज ऑफ अ पैशन, ऑटोमेटिकली मनी विल फॉलो यू। तो शुरू में आप ये मत देखो कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मैं तो बोल रहा हूँ फ्री में पढ़ा लो। लेकिन एक बार आपकी क्लास अच्छी जाती है, अगर आपको बच्चे पसंद करते हैं, देन स्काई इज़ द लिमिट। आपकी एजुकेशन मतलब एज ए जर्नी एज ए एजुकेटर बिल्कुल ठीक चल रही थी, उसके बावजूद आपने क्लिनिक खोलने की सोची, ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि खुद पे डिपेंड होना बेटर होता है। तो मैं कई सारी कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ और मेरे हर कोचिंग में रिलेशन भी अच्छे बने हुए हैं, मुझे रिपीटेड बैच भी मिलते हैं। लेकिन टीचिंग सब इतना आसान नहीं है जितना लोगों को लगता है। 9 से 9 क्लास होती है, आपके बैग पैक रहते हैं, ठीक है। शुरू में फैसिनेट अलॉट कि आप स्टे होटल में कर रहे हो, बाहर खाना खा रहे हो, कोचिंग वाले आपके एक्सपेंस बियर कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट इज दिस कैन एंड एनी टाइम। एक आपका खुद का नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं शॉर्ट टाइम में इसमें पैसे बनाओ, उसके बाद कुछ और कर लो। लेकिन मैंने भी अगर आपको बताऊं कि अगर कोई यंग डॉक्टर यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहता है तो इसमें ग्रोथ की कोई लिमिट ही नहीं है। तो मेरे सामने एक डॉक्टर बैठते हैं जो 2 घंटे बैठते हैं सुबह, 2 घंटे शाम को, और डेली के लाख से 1.5 लाख रुपए रोज के उठाते हैं।
सो प्रैक्टिस में कोई लिमिट नहीं है, और प्रैक्टिस में कोई लिमिट नहीं है। टीचिंग एक लिमिट के बाद, अब नीट पीजी के एग्ज़ाम में आप देख रहे हो आजकल लास्ट ईयर कट ऑफ लास्ट ईयर 0 हो गया था। तो कोचिंग इंडस्ट्री इज़ वेरी डायनामिक, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है, आज बच्चे हैं कल नहीं है। तो प्रैक्टिस समथिंग विच विल ऑलवेज इंक्रीज एज यू ग्रो ओल्ड। कोचिंग इज देयर इज अ पर्सन हु इज ऑलवेज स्टैंडिंग। सपोज आज आप पढ़ा रहे हो, आप काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हो, पीछे से कोई और यंग डॉक्टर रेडी है जो आपके जैसा पढ़ाएगा या आपसे अच्छा पढ़ाएगा या आपसे थोड़ा बहुत बुरा भी पढ़ाएगा, लेकिन अगर आपसे 4 पैसे कम लेगा। लेकिन प्रैक्टिस में ऐसा नहीं है। लाइक मैं एग्जांपल दूंगा आपको, गंगाराम हॉस्पिटल में ईएनटी के सर्जन है डॉक्टर देवेंद्र राय। तो मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर हुआ था, पहली बार मैं उनके पास गया था, मैं इंटर्नशिप में था। तब मैं देख रहा था कि और भी काफ़ी सारे डॉक्टर्स थे वहाँ पे, उनकी फ़ीस थी 1800 रुपीज़। इट्स लाइक 2015 की बात है। और बाकी सारे चैम्बर्स खाली बैठे हैं, उनके पास भीड़ की भीड़ लगी हुई है। तो मैं उनके पास गया कि मेरे को अपने नाना जी को दिखाना था कि भाई उनको थोड़े इश्यूज़ आ रहे थे। तो मैंने उनको बताया क्या करते हो, मैंने उनको बोला कि मैं इंटर्न हूँ। सो इमीडिएटली ही रिफंडेड मी 1800 रुपीज़ बैक कि इनके पैसे बात करो, डॉक्टर साहब के पैसे वापस करो। तो फिर मुझे लगा कि प्रैक्टिस में इट्स नॉट लाइक सबको, देखो अब ENT सबने करी, ये मेडिसिन सबने करी। वाई ही इज़ डिफरेंट, बिकॉज वो अपनी प्रैक्टिस में ही वॉज यूजिंग द लेटेस्ट ड्रग। उस टाइम पर उन्होंने एक एंटी फंगल आता पोसोकोनाजोल चलाया था, जो आज भी कई सारे डॉक्टर्स नहीं यूज़ करते। दूसरा, उन्होंने, अब जैसे मैंने ये बात आपके सामने कही, मैंने ये बात कम से कम 50-60 लोगों को तो बोली होगी। तो तभी उनकी ब्रांडिंग हुई, क्योंकि इससे पहले मैंने उनको कई डॉक्टर्स को दिखाया, सब ने पैसे ले लिए, तो उन्होंने मेरा दिल जीत लिया और तभी उनके पास भीड़ लगी हुई थी। तो प्रैक्टिस में आपको सब कुछ करना है। अगर आप हम्बल हो, अगर आपका नेचर अच्छा है, तो ट्रस्ट मी ऑटोमेटिकली आपको जस्ट 3-4 साल एक जगह पे बैठना है, उसके बाद आपको कोई हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। You can become your own boss, of course. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आपने क्लिनिक खोली तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए? सब पहले मैंने किसी के साथ केमिस्ट शॉप पे ही बैठा था, मैं, उन्होंने चैम्बर दे दिया था। उसके बाद मैं एक हॉस्पिटल के अंदर OPD करता था। फिर मेरे को एक रेंट पे किसी ने लेकर दिया था, वो भी एक फार्मासिस्ट थे। लेकिन उसमें क्या होता था कि आपकी आइडेंटिटी नहीं बन रही थी। तो फिर मैंने अपने दोस्त के साथ मिलके चित्तरंजन पार्क में पहला अपना रेंट पे क्लिनिक खोला। अब मेरे पास ऑलमोस्ट 15 डेज बैच भी रहते थे महीने में। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 2 बैच से ज़्यादा लूँगा नहीं। तो मेरे पार्टनर थे, तो उनके पास भी बैच रहते थे, तो टाइम उसको दे नहीं पा रहे थे हम ठीक से। तो रेंट पे क्या हो रहा था कि दिमाग में था कि रेंट निकालना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है, स्टाफ की सैलरी निकालनी है। तो वो हर दिमाग में रहता था कि लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए आपको रेंट निकालना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकालना है। और फिर वो तब अखरता है जब आप बैठते नहीं हो। और उसके बाद जब आप देखोगे दिल्ली में क्या है, 11 महीने के बाद रेंट एग्रीमेंट में 10% का इंक्रीमेंट कर देते हैं लोग। तो वो भी एक अलग क्लॉज होता है। तो मुझे लगा कि फिर आप जगह चेंज करते रहोगे। जैसे मैं पालम में बैठा, द्वारका में बैठा, फिर मैं दरियागंज में बैठा, CR पार्क में बैठा। तो पहले ऐसा होता था कि लोग डॉक्टर को ढूंढते हुए दूसरी जगह चले जाता था। अब आज की डेट में अगर आप बोलोगे कि दिल्ली में ट्रैफिक इतना है तो कोई नहीं जाता। तो मैंने अभी जो खोला है वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी पे लिया है। तो दैट इज़ लाइक दिस माई परमानेंट प्लेस। तो अब यहाँ पर क्या है, मेरा रेंट नहीं है, मेरी स्टाफ की सिर्फ सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। तो वो आप कभी भी निकाल सकते हो। दैट इज़ लाइक यू कैन कवर फ्रॉम 10 पेशेंट्स। तो आपको उसके लिए सिर्फ 10 पेशेंट चाहिए, और कभी कभी ऐसा होता है 10 पेशेंट तो आपके एक दिन में आ जाते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि रेंट पे लेने से पहले आपको सोचना पड़ता है। तो ट्राई टू फाइंड योर ओन प्लेस। कि जब एसआरशिप के बाद कितनी जल्दी एक यंग डॉक्टर को प्रैक्टिस में घुस जाना चाहिए? बिकॉज ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। लोग कहते हैं एसआरशिप के बाद कहीं नौकरी करें, कहीं एक्सपीरियंस ले, अब सीधा प्राइवेट डॉक्टर से घुस जाए। सर मैं तो बोलूँगा आप जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेटर है, बिकॉज प्रैक्टिस विल टेक टाइम। प्रैक्टिस में वक्त लगता है, और थोड़े टाइम के बाद अगर आपको 5 साल हो गए देन ईजिली यू विल हैव 30 से 35 पेशेंट की आपकी OPD बड़े आराम से होती है। तो अगर आप एसआरशिप कर रहे हो किसी गवर्नमेंट सेटिंग में तो आप खोल नहीं सकते। लेकिन अगर आप प्राइवेट में कर रहे हो तो आप रोज़ के 2 घंटे 3 घंटे अपना प्राइवेट प्रैक्टिस में दो। तो जितनी जल्दी आप करोगे देखो उतने आपके रिव्यूज़ बढ़ते हैं। तो कई बार ऐसा होता है लोग देते हैं कि गूगल के रिव्यूज़ देखते हैं, आप उतने पुराने हो जाते हो। थोड़ी सी आपको मार्केटिंग करनी है,
तो वंस यू बिकम लाइक 3-4 ईयर ओल्ड, आप अगर एक जगह सेटल होकर बैठ गए, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जितनी जल्दी आप प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, उसके 10 साल बाद आप एक स्टेबल स्टेट पर आ जाओगे. स्टेबल मीन्स दैट इज 70 to 80,000 रुपीज़ अ डे. बट 10 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे सर. छोटा गेम नहीं है. अगर मान लो मैं बोलूँ कि इट्स लाइक 10 to 50,000 अ डे, वो आप 5 साल में कर लोगे. लेकिन अगर आपको 50 to 1 जाना है तो उसमें 10 साल लगेंगे. एनी बिजनेस विल टेक टाइम. बॉस, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो रहता है, कोई भी नया बंदा जब खोलना चाह रहा है ना, तो उसका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि यार मैंने खोल तो दिया, मैंने पैसा भी लगा दिया, पेशेंट कैसे आएगा? तो आप क्या मार्केटिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं अपने क्लिनिक के लिए? सर मैं गूगल एड्स चलाता हूँ, तो मैंने कुछ बोर्ड्स लगा रखे हैं जो आसपास के कॉलोनीज हैं, तो वहाँ पे मेरे पीछे एक मेन मार्केट है, एक फेमस छोले भटूरे वाले भी हैं, तो मैंने वहाँ पर अपने छोटे छोटे बोर्ड लगा रखे हैं, बोर्डिंग लगा रखे हैं. और मैंने अपने स्टाफ को बोला हुआ बोर्डिंग ऐसे लगाओ कि थोड़ा ऊपर की कोई निकाल ना पाए. बाकी सारा गेम गूगल एड्स का है. प्रैक्टो से पहले पेशेंट मुझे ज़्यादा मिलते थे, अभी प्रैक्टो से आई हार्डली गेट 1 or 2 पेशेंट इन अ वीक. तो अभी जो सारा का सारा पेशेंट जो आ रहा है वो गूगल एड्स से आता है. तो मेरे हिसाब से गूगल एड इज समथिंग विच इज़ गेम चेंजर. सोशल मीडिया कितना रोल रहता है इसके अंदर? सोशल मीडिया से आपका रहता है, लेकिन जो आपको जानता है, सोशल मीडिया से आपके वही कॉन्टैक्ट्स वाले पेशेंट आते हैं. अब कॉन्टैक्ट से आप पैसा चार्ज नहीं कर सकते ज़्यादा. तो अगर आपको प्राइवेट पेशेंट चाहिए, प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है, तो बेस्ट थिंग इज गूगल एड. आपके हिसाब से अगर एक क्लिनिक बनाना है अब स्टार्ट करने के लिए, तो कितना पैसा चाहिए और कितनी जगह चाहिए? सर रेंट पे तो आपको ये मान के चलो कि अगर दिल्ली की मैं बात करूँ तो कहीं पर भी 50,000 से कम रेंट कहीं है नहीं. तो आपको रेंट होगा, उसके 3 महीने की सिक्योरिटी होगी, तो 2 लाख रुपए के आसपास हो गया. फिर 2 से 3 लाख रुपए का फर्नीचर और 1-2 लाख रुपए बनाने के लगेंगे. तो मीन्स अंडर 10 लाख रुपीज़ यू कैन स्टार्ट इन अ प्राइवेट सेटअप. लेकिन प्राइवेट में यू नीड मल्टीपल पीपल्स. सिमिलर माइंडसेट के लोग चाहिए. कभी एक ना हो तो दूसरा बैठ जाए, दूसरा ना हो तो तीसरा बैठ जाए. तो वहाँ पर आपको प्रेजेंस दिखानी है, तो तब चलेगा, बिकॉज रेंट भी डिवाइड हो जाएगा, तो आपके खर्चे कम हो जाएंगे. लेकिन अगर आपका खुद का सेटअप है, अगर आपके पास पैसे हैं, तो प्रॉपर्टी इज़ आई थिंक बिगेस्ट एसेट इन आवर कंट्री. तो आपके पास अगर पैसे हैं बैंक में, वो कुछ किसी काम के नहीं है. तो अगर आपने प्रॉपर्टी ले ली, खुद का है, तो वो प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ रहा है. तो देन देयर इज़ नो लॉस एट ऑल. अगर आपके पास खुद की प्रॉपर्टी है, खुद का एक ओपन स्पेस है, तो आप एक बाहर अपने घर के कमरे में भी कर सकते हैं. जब आपने अपनी क्लिनिक खोली तो आपका पहला महीना कैसे निकला? बिकॉज आई थिंक सबसे ज़्यादा टफ वही होता है. पहला महीना तो सर बनाने में लग गया था. तो जो हमारा कारपेंटर था उसने चैम्बर्स बनाने में लगा दिया. उसके बाद दूसरे महीने में मेरे पास 15-16 पेशेंट आए. तो मेरे दोस्त हैं, उनका हॉस्पिटल ट्राइटन हॉस्पिटल, मैंने उनको फ़ोन किया उनका कि सर पेशेंट तो आ नहीं रहे, 15-20 पेशेंट आए हैं. तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, 15-20 तो बहुत है, मैं 6 महीने बैठा तब नहीं आए थे इतने. कह रहे बस बैठे रहो. तो बस यही थी उनकी बात, मुझे अच्छी लगी कि बस बैठे रहो, आएंगे. सो नेक्स्ट डे मेरे पास बैच उतने थे नहीं नेक्स्ट मंथ. तो नेक्स्ट मंथ मेरे पास करीब 50 पेशेंट हो गए थे पूरे मंथ के. तो वो भी बढ़ रहा था. लेकिन उसके बाद मेरे बैचेस कमिटमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गए. मेरी कुछ फॉरेन में क्लास लगने लगी, कुछ DBMCI के बैच थे, कुछ और कोचिंग्स के बैच थे. तो फिर मुझे लगा कि मैं टाइम दे नहीं पा रहा हूँ उसको. तो फिर मुझे लगा इंस्टेड ऑफ पेइंग रेंट आई शुड पे EMI. तो एटलीस्ट EMI देने के बाद वो चीज़ तो आपकी होगी. नहीं, ये भी ठीक है. कभी आपको लगता है कि आप पूरा एजुकेशन छोड़कर सीधा पूरा फुल टाइम डॉक्टर बन सकते हैं? सर एक्चुअली मैं आई वांट टू डू बोथ. मुझे दोनों करना पसंद है. बट प्रैक्टिस इज समथिंग विच गिव मी मोर हैप्पीनेस. तो अभी मैं 6 से 9 बैठता हूँ और महीने में 15 दिन में पढ़ाता हूँ, 15 दिन में अपनी प्रैक्टिस करता हूँ. और जब मेरी क्लास दिल्ली में होती है तो मैं क्लास को 4 की जगह 6 दिन पढ़ा दूंगा, लेकिन 6 से 9 अपने क्लिनिक पर बैठता हूँ. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पेमेंट 4 दिन की ले लूँगा और पढ़ा दूंगा 6-7 दिन. लेकिन जब मैं दिल्ली से बाहर होता हूँ तब मैं कोशिश करता हूँ कि कोई और डॉक्टर वहाँ बैठे. बस आपको क्या करना है, दुकान क्लिनिक की आपकी, जिसको मैं दुकान बोलूँगा, वो खुली रहे. अगर आपकी कोई चीज़ खुली रहेगी तो 4-5 साल में इट विल ऑटोमेटिकली बूम. अगर इस क्लिनिक को कल के दिन पे अगर आप मल्टी स्पेशलिटी पे कन्वर्ट करना चाहें तो क्या चैलेंजेस आते हैं उसके अंदर? सर मल्टी स्पेशलिटी एक्चुअली मेरा क्लिनिक का नाम सेहत मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक ही है. तो पहले मैंने चैम्बर्स बनाए थे. तो अभी आजकल क्या हो गया कि चैम्बर्स रेंट पे कई सारे लोग दे रहे हैं.
इवन मैंने कॉर्पोरेट पीपल, MBA करे हुए लोग, उन्होंने चैम्बर्स बना दिए हैं, फ्लेक्सिबल चैम्बर्स, आर बेसिस पे। थोड़ी सी डॉक्टर्स में कमी होती है कि हम लोग रिस्क नहीं लेते, तो मैंने भी डाला हुआ है कि चैम्बर्स आर अवेलेबल, लेकिन एक दो लोग लेने आए थे, तो उसमें ये है कि दे विल नॉट पे द रेंट। दूसरा, दे विल आस्क इनफैक्ट कि आप हमें कुछ मिनिमम पैसे पे कर दो। तो लोग जिसको हम MG बोलते हैं, मिनिमम गारंटी। तो जो अगर आप किसी कंसल्टेंट को बोलोगे कि आपको ये चैम्बर मिल रहा है, तो अगर आप फ्री में बोलोगे वो बैठ जाएगा, लेकिन उसके साथ वो बोलेंगे कि आप कम से कम 3 से 5 हज़ार रुपये 1 घंटे के दो, देन ओनली आई विल सिट। अगर आप बोलोगे कि सारे फीस आपकी, सब कुछ आप ले जाओ, जो भी आएगा लैब से, फार्मेसी से, सब कुछ आपका है, लेकिन फिर भी दे डोंट वांट टू टेक द रिस्क। तो ये चैलेंजेस आते हैं कि चैम्बर्स आप बना तो दो, लेकिन अब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अगर 1 महीने नहीं भी आया तो बैठे रहेंगे। 1-2 लोग मेरे पास आए भी थे जो 1 महीने बैठे, उसके बाद गायब हो गए। एक साइकोलॉजिस्ट आई थी, वो 1 महीने बैठी गायब हो गए। एक ऑर्थोपेडिशियन थे जो 1 महीने बैठे फिर गायब हो गए। बिकॉज सबको चाहिए एक गारंटी हो, एक एश्योरेंस हो, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस इज़ लाइक अ बिजनेस। अब कभी कभी क्लिनिक पे मेरे ऐसा होता है कि एक भी पेशेंट नहीं है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइन लगी हुई है। जैसे मैं आपको बताऊं, कल मेरे पास 2 पेशेंट थे और परसों मेरे पास 12 पेशेंट थे। ये 2 घंटे की बात बता रहा हूँ मैं, 7 to 9 के बीच की बात में। सो इट इज़ वेरी वोलाटाइल थिंग, समटाइम यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, समटाइम यू हैव नथिंग। लेकिन आपको बैठना है। अब जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक भी पेशेंट नहीं है, तो वहाँ पे अपने काम कर लो बैठ के आप। तो आपको क्या लगता है कि क्लिनिक में जितना पैसा आपने लगाया है, ब्रेक इवन कितने टाइम में आ जाता है? जो परचेस किया है उसमें तो सर टाइम लगेगा। हाँ, जो परचेस किया है उसमें तो आई थिंक इट विल टेक 3-4 ईयर्स। लेकिन रेंट पे क्या है, अगर आप कुछ ना कुछ करते रहोगे, 4-5 लोग हो, तो आप 6 महीने में ब्रेक इवन कर सकते हो। 6 महीने। लेकिन अकेले इंसान के बस की बात नहीं है। तो अकेले क्या होता है, अगर आप सपोज लाइक इस नॉर्मल CBC, LFT, KFT के लिए आप खुद की लैब बना सकते हो, तो उसमें 4-5 लाख रुपए का खर्चा आता है। ये रूटीन टेस्ट होते हैं। बाकी आप अगर चाहो तो कुछ फार्मेसी दवाइयाँ आप खुद से डिस्पेंस कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको टीम चाहिए होती है 2-3 लोगों की। जैसे अगर किसी के साथ में 2 भाई हैं, मेरी प्रॉब्लम है, मेरी 4 बहनें बड़ी, कोई मेडिको नहीं, मैं अकेला हूँ। तो पहले मैंने कोशिश करी थी लोगों के साथ पार्टनरशिप करूँ, लेकिन जमी नहीं। तो इसलिए मैं अपना, मुझे लग रहा है कि जो मैंने लगाया, आई थिंक आई विल रिकवर दिस इन 5 ईयर्स। पार्टनरशिप सही दिशा होती है कि नहीं होती? सर डिपेंड ऑन द पार्टनर। 2017 में मैंने आपको बताया नहीं, मेरी एक कोचिंग थी केरला में, सेल्फ मास्टर्ड नाम से। सो 17 से लेके 2022 तक वो चली। तो उसके बाद मेरा जो पार्टनर था, हम दोनों की काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग थी। सो बिजनेस पार्टनर मीन्स इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर लाइफ पार्टनर इन बिजनेस। तो हमारी ट्यूनिंग अच्छी थी, बॉन्डिंग अच्छी थी। देन समहाउ ही शिफ्टेड टू कनाडा, तो मैंने वो बंद कर दिया। लेकिन जब तक पार्टनरशिप थी, दोनों का माइंडसेट सेम था, सो वी मेड ह्यूज अमाउंट फ्रॉम दैट। तो अगर पार्टनर्स दोनों का माइंडसेट सिमिलर है, दोनों के पास पेशेंस है, वेटिंग पोटेंशियल है, अगर आप वेट कर सकते हो, रुक सकते हो, बिकॉज लाइक जिसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, हर चीज़ में एक टाइम लगता है। अगर आप आज को कोई कपड़े की दुकान भी खोलोगे, कैफ़े खोलोगे, उसको भी 1-1.5 साल लगेगा। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या होती है पार्टनरशिप में, लोगों के पास वो पेशेंस नहीं होता। लेकिन जिसके पास पेशेंस हो गया, इट कैन चेंज द लॉट ऑफ गेम। एक सवाल ना जिससे हर नया फिजिशियन गुजरता है, वो ये है कि दैट शुड आई ओपन अप अ क्लिनिक इन अ सिटी लाइक दिल्ली, अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, और शुड आई स्टार्ट विद सपोज मेरठ, जहाँ पे क्राउड तो ठीक है बट खर्चे कम है, और दिल्ली के अंदर ऑफ कोर्स द नेम ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटी कम्स इन। आपकी सजेशन क्या है इन चीज़ों को लेकर? सर मेरा सजेशन ये रहेगा कि जहाँ पर भी क्राउडेड एरिया है, जो भी क्राउडेड एरिया है, अगर आप वहाँ खोलते हो जहाँ फुटफॉल ज़्यादा है, तो ओवर द टाइम 1 ईयर इट विल ऑटोमेटिकली रन। जैसे मुझे दिल्ली का मैं अगर आपको बताऊँ तो दरियागंज, शाहीन बाग, देन आई विल से द्वारका, पालम। तो दीज आर दोज एरियाज जहाँ पर यू विल सी लॉट ऑफ फुटफॉल। अब देखो, अगर आप MBBS का भी के बाद अगर आप क्लिनिक खोलते हो, तो वहाँ इतने लोग डेली आ जा रहे हैं कि किसी का BP लो हो रहा है, किसी का BP हाई हो रहा है, किसी का शुगर बढ़ रहा है, किसी का कम हो रहा है। तो वहाँ पर आप ऑटोमेटिकली चला लोगे। तो आपको देखना है कि कौन से एरिया में, कई जगह ऐसा होता है कि लोग देखते हैं कि यहाँ पे तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मुझे यहाँ नहीं खोलना।
तो बहुत सारे डॉक्टर्स वहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पर क्राउड है। तो कुछ लोग क्या कॉलोनी में जाके अंदर जाके ले लेते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर में कोई नहीं है, तो वहाँ पर कोई नहीं है इसका मतलब कि वो मार्केट ही नहीं है। सो आप देखो कि हर एरिया में ना एक लेन बन रहा है आजकल कि जहाँ सारे डॉक्टर्स हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ लाइफ में सेटल होना है। तो मैं तो बोलूँगा आपके घर से आपका क्लिनिक पास होना चाहिए। अगर आप मेरठ में खोल रहे हो, दिल्ली में खोल रहे हो, कहीं भी खोल रहे हो, इट शुड बी नियर टू योर हाउस। कि अगर कोई पेशेंट है तो आप 15-20 मिनट में पहुंच जाओ। जैसे मेरा घर ग्रीन पार्क में है, क्लिनिक मेरा अजपत नगर अमर कॉलोनी में, तो है वो 6 किलोमीटर, लेकिन दिल्ली में कभी कभी मुझे 6 किलोमीटर जाने में ही 45 मिनट्स लग जाते हैं, आधा घंटा लग जाता है। जबकि अगर आप सेम चीज़ आप किसी नॉर्मल शहर में हार्डली 10 मिनट में जा सकते हो। तो ये थोड़े से चैलेंजेस हैं, लेकिन इट शुड बी नियर टू योर होम एंड इवन इट शुड नॉट बी इन योर होम, बिकॉज अगर आपके घर में होगा तो पेशेंट घर पे आ जाएगा। तो थोड़ा सा घर से दूर होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। अगर मैं आपसे आज अभी कंसल्टेंसी फीस की बात करूं, तो आपने किस से शुरू किया था? साउथ दिल्ली में एक पॉश जगह पे क्लिनिक है आपका, और आप क्या सोचते हो कि विद नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स वो कहाँ तक पहुँच जाएगी? सो मैंने जो स्टार्ट किया था, मैं आपको बताऊं, पालम में माई फीस वॉज 300 रुपीज़, दरियागंज में इट वॉज 700 रुपीज़, CR पार्क में मैंने रखा था 1000 रुपीज़, और अभी मैंने नया स्टार्ट किया है, खुद का स्टार्ट किया है, मैंने फ़ीस को रिड्यूस करके रखा है 500 रुपीज़। क्या रीज़न है रिडक्शन का? रिडक्शन का ये कि जो मैं देख रहा हूँ कि CR पार्क इज़ ऑल्सो पॉश एरिया। जब 1000 रुपीज़ फीस आप रखते हो ना, तो पेशेंट आके नेगोशिएट करता है। अब मेरे जैसे सामने एक सर्जन थे, जनरल सर्जन, उनकी फ़ीस 1800 रुपये थी। तो उनको देखा देखी मैंने सोचा भी था कि मैं 1500 रख दूं, लेकिन उनके पास पेशेंट एक ही बार जा रहा है। तो अगर आप फीस एक बजट में रखते हो तो वो पेशेंट आपके पास दोबारा आए। जैसे अभी मैंने जो हमारे कॉलोनी में खोला है, मेरे जितने पेशेंट हैं वो सारे रिपीट हो रहे हैं। रिपीट हो रहे मीन्स उनको 500 रुपये अखर नहीं रहे, तो 1000 रुपये आज भी इंडियंस को कहीं ना कहीं अखर जाते हैं। उसमें अगर आप सिंपल सा जो मैं आपको बताऊं कि इन इंडिया इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस, इट शुड बी लाइक डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एंड मिनिमल इन्वेस्टिगेशंस। अगर आप पेशेंट के CBC, LFT, KFT टेस्ट कराते रह जाओगे तो पेशेंट आपके पास दोबारा नहीं आएगा। दिस इज द रीज़न मैनी BHMS, BMS, MBBS, इवन जो RMP डॉक्टर्स होते हैं, दे आर मेकिंग ह्यूज, क्योंकि वो टेस्ट ज़्यादा नहीं कराते हैं। तो आपको मिनिमल इन्वेस्टिगेशन, मिनिमम पैसे लेके पेशेंट से उसको ठीक करना है, तभी वो आपके पास दोबारा आएगा। अगर आप सोचोगे कि मैं एक बार में इसके 5000 के टेस्ट करा लूँ, 1000-2000 फीस ले लूँ, तो वो एक ही बार आएगा। बात तो पता ही करी आपने। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ये थोड़ा इनसाइडर सीक्रेट सी बात होगी कि जब आपने क्लिनिक खोली तो ऑफकोर्स सी बात है, आसपास के लैब फार्मा वालों के साथ कुछ ना कुछ तो बनता है। जी जी। नॉर्मली क्या कमीशन रहता है? सो लैब्स यूजुअली दे पे 30 to 40% टू डॉक्टर्स। फार्मेसी का मैं आपको बताऊं कि मैंने ये गलती करी थी कि मैंने एक फार्मेसी से, मेरे पास आए थे कि आप हमारी दवाई रखो। तो एक हिमाचल प्रदेश में एक जगह है बद्दी, इवन मैं गया भी था बद्दी। तो वहाँ पर क्या है कि सारी दवाई आपको मिलती हैं 90%, 90%, 95%, 80% में, बट दे आर नॉट इफेक्टिव एट ऑल। वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। मतलब कुछ इफेक्टिव होंगी भी तो, लेकिन उनकी एफिकेसी उतनी नहीं है। तो सपोज अगर किसी को पेन हो रहा है, आप जिस दवाई में आपको जो MR आ रहा है वो 50-60% तक भी देने को तैयार हो जाते हैं। उस पर MRP, पेंटोप्राजोल पे MRP लगी हुई है 300 रुपये, बट हार्डली उसकी जो कॉस्ट पड़ी होगी उनको, वो पड़ी होगी 15 रुपये, 10 रुपये। तो उसमें से अगर आपको 50% पे भी दे दिया, आपने 30% पे आगे दे दिया, लेकिन वो अफेक्टिव नहीं है। तो मैं पर्सनली मैंने ये गलती करी थी कि जब मैंने 1-2 महीने वो दवाइयाँ ट्राई करी थी, तो जो पेशेंट मेरे रिपीट होते थे वो होना बंद हो गए। सो नाउ आई बिलीव इन गुड ब्रांड्स। अगर आपको जितनी भी मेडिकल्स, ये मेडिसिन में सुपर स्पेशलिटीज़ हैं, उनको टॉप टू बॉटम रैंक करना हो तो आप कैसे रैंक करेंगे उनको? सर नंबर 1 इज रोमेटोलॉजी। रोमेटोलॉजी इज़ लाइक रेडियोलॉजी जो MDMS में होते हैं, बिकॉज रोमैट की सीट्स काफ़ी कम है। आई थिंक दिल्ली में गंगाराम और एम्स में सीट्स, और कोई सीट्स नहीं है। तो रोमेटोलॉजी के बाद मैं बोलूँगा एंडोक्राइनोलॉजी। पूरे उत्तर प्रदेश में एक सीट है, मध्य प्रदेश में 1 या 2 सीट्स। तो रोमेटोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, देन आई विल से ऑन्कोलॉजी, देन गैस्ट्रो।
एंड फिफ्थ विल बी नेफ्रोलॉजी। ये मैंने डीएम वाले आपको बताया। एमसीएच की मैं बोलूँ तो आई थिंक यूरोलॉजी, गैस्ट्रो, दीज आर ट्रेंडिंग, तो मुझे ज़्यादा उसका आइडिया भी नहीं है। और अगर ओवरऑल 5 specialties you believe that will have the maximum potential in next 10 years ओवरऑल सारी ब्रांचेस सुपर इंक्लूड करके, स्पेशलिटी और स्पेशलिटी जस्ट। मतलब सारी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी मिलाकर। So what I think is nuclear medicine is something which will boom in next 10 years. Oncology will boom because it's a sad thing, but everybody is having some age. Actually क्या होता है, age itself is a risk factor for cancer. पहले बस diagnose नहीं होता था, आजकल हो रहा है diagnose. Third, I'll say you a very futuristic thing. इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनना। अभी जो हम खा रहे हैं, ये मेरे दोस्त ने मुझे एक बात बताई थी तो बड़ी अच्छी बात लगी थी, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अभी जो हम खा रहे हैं इसका अफेक्ट आएगा 10 साल के बाद। सो गैस्ट्रोलॉजी विल बूम द मार्केट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, चाहे वो गैस्ट्रिक मीन्स डीएम वाला हो, एमसीएच वाला सर्जन हो। बिकॉज अगर आप देखोगे लाइक इफ़ यू गो टू लाइक, मैं अभी रिसेंटली कैलीकट क्लास लेने गया था, सो व्हाट आई केम टू नो, वहाँ कल्चर हो गया कि लोग शाम को घर में खाना नहीं बनाते, शाम को वहाँ पर लोग डिनर बाहर ही खाते हैं। एंड सेम थिंग यू विल सी, अब ये धीरे धीरे दिल्ली में भी सब जगह आ रहा है। ऐसा पहले यूएई में होता था, तो इवनिंग फूड आप बाहर ही खा रहे हो। तो अभी जो आप खा रहे हो मोमोज, चाइनीज़, पिज़्ज़ाज, बर्गर, शॉर्मा, ये सब चीज़ें हम कुछ भी खा रहे हैं अभी, इसका अफेक्ट 10 साल के बाद पक्का आएगा। 10 साल के बाद अगर आप एमडी मेडिसिन हो, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो, यू विल हैव अ लॉट ऑफ केसेस ऑफ गैस्ट्रिक इश्यूज। फोर्थ मैं इसको अगर बोलूँ आपको तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी विल बूम। अगर आप किसी ने लाइक पीपल आर सेइंग एआई विल रिप्लेस, बट नथिंग कैन रिप्लेस इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, उसमें तो बंदा लगेगा आपको। एंड फिफ्थ आई विल से लाइक प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी, दिस काइंड ऑफ थिंग विल बूम, बिकॉज आजकल सबको अपने चेहरे को लेके कंसर्न है, हाउ डू आई लुक, मैं प्रेजेंटेबल हूँ कि नहीं हूँ। तो दीज आर 5 ब्रांचेस विच विल बूम इन फ्यूचर। ऑलराइट बॉस, थैंक यू सो मच। बट अभी हमारा पॉडकास्ट खत्म नहीं हुआ है, वी स्टिल हैव रैपिड फायर राउंड्स टू गो। तो बॉस वील स्टार्ट विद द रैपिड फायर राउंड। बहुत सिंपल 2 रूल्स हैं, आपको सुपर स्पॉन्टेनियस रहना, सुपर ट्रूथफुल रहना है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, एक ऐसा लेसन जो आपकी जॉब ने आपको सिखाया है जो कभी स्कूल नहीं सिखा पाया। जॉब ने ये सिखाया कि जॉब इज जॉब, यू शुड बी सेल्फ डिपेंडेंस। जॉब से आप सेल्फ बॉस नहीं बन सकते। कितना पैसा चाहिए डॉक्टर अमन सेतिया को कि वो रिटायर कर जाए आज के आज? कितना अमाउंट? कितना पैसा चाहिए? उतना मेरे पास है सर। तो आप फिर रिटायरमेंट की क्यों नहीं सोच रहे? रिटायरमेंट की अब करूँगा अभी क्या घर इसलिए नहीं सोच रहा अभी, बट आई थिंक नेक्स्ट 5 to 10 year I'll retire. बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस यू हैव एवर गॉट? सो एक बार मैं सर ये बंगला साहब गुरुद्वारे बैठा था, बड़ा परेशान था। सो मुझे एक बंदा आके बोला कि परेशान लग रहे हो, तो उसने अपनी परेशानी बताई, मैंने अपनी बताई। तो आई टोल्ड मी अ लाइन कि मुसीबतें उनको मिलती हैं जिनके कंधे मजबूत होते हैं। क्या बात है। तो लाइन मेरे को बड़ी अच्छी लगी उसकी। और जब मुझे लगता है कि मैं परेशान हूँ कभी किसी चीज़ को लेके, मैं वही लाइन को याद करता हूँ कि मीन्स आई थिंक आई एम हैविंग ब्रॉड शोल्डर्स, दैट आई शुड जस्ट एंजॉय विद दिस। आपका फेवरेट ऑल टाइम फूड? अभी तो सर थोड़ा सा डाइट पर चल रहा हूँ मैं लेकिन आई एंजॉय राजमा चावल। ये तो मेरा भी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट, जब आप ट्रैफिक में स्टक होते हो तो क्या सोचते हो? आई थिंक अलॉट, मैं तो कई सारी चीज़ें सोचता हूँ, बट इट वैरी फ्रॉम ट्रैफिक टू ट्रैफिक। बस कभी कभी लगता है कि आई थिंक अबाउट फाइनेंस, कभी सोचता हूँ मैं कि और कैसा क्या करूँ। आई वॉन्ट टू जस्ट डू समथिंग न्यू। मतलब मैंने टीचिंग कर ली, क्लिनिक खोल लिया, अब मुझे कुछ और करना है। बॉस आपका फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? सो आई लाइक टू गो टू मसूरी। मैं सर कई बार गया हूँ, तो मुझे पास भी पड़ता है और आई कैन कम बैक, गो एंड कम बैक। मैं रात को जाता हूँ, शाम को आके पेशेंट भी देख लेता हूँ। तो अगर आपको रिटायर होकर किसी बाहर के देश में मतलब शिफ्ट हो जाना है तो कौन सा देश होगा वो? आई विल सेटल इन न्यूजीलैंड सर। क्या बात है, गए हो न्यूजीलैंड आप? मैं गया नहीं हूँ, कई बार जाते जाते रह गया हूँ, बट आई हैड अ लॉट अबाउट इट। अरे मैं गया हूँ। आप गए हो? उससे ज़्यादा खूबसूरत देश, जगह, दुनिया है ही नहीं। इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। मैं प्लान कर रहा हूँ, मे बी नेक्स्ट ईयर आई विल बी गोइंग। ज़रूर जाना, 20 दिन लगा के आना मिनिमम। और एक बार आप चले गए ना तो आप कहोगे मुझे यही रहना है। मैंने एक्चुअली कई लोगों से सुना है जो आप बोल रहे हो, सेम लाइन, एग्जैक्ट लाइन
I have heard from more than 20 people about New Zealand. Same. बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा। लोग इतने अच्छे हैं ना कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसे लोग दुनिया में हैं कि हमसे ढंग से बात करें। यूरोप तो जैसे आपको बिल्कुल देखता है ना नीचे, यूरोप इज डिमीनिंग, न्यूजीलैंड इज डिफरेंट। हैप्पीएस्ट मोमेंट इन योर लाइफ? Happiest moment I'll say like जब it was 3 consecutive days, तो एक बार मुझे एक एलन नेक्स्ट कोचिंग ने एक अच्छा पैकेज दिया था 17 दिसंबर। 18 दिसंबर आई सिलेक्टेड इन DM और DRDNB ऑन्कोलॉजी, और 19th आई गॉट अ गोल्ड मेडल। तो ये 3 लगातार बैक टू बैक था। और उससे ज़्यादा खुशी थी 20th को, व्हेन माय मदर, शी इज़ लाइक नॉट एजुकेटेड, वो बता रही है कि मेरे बेटे का, शी इज़ हैविंग अ पार्टी, सबसे बड़े एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है। दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। थैंक यू सो मच बॉस, हमारे शो में आने के लिए, हमें you, अपनी sir. जर्नी शेयर करने के लिए। बहुत ही डायनामिक जर्नी रही है आपकी, और मैं बिल्कुल दुआ मांगता हूँ कि आप और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करें आगे जाके। इट्स माय प्लेजर टू कम सर, बस अच्छा लगा आपसे बात करके। एक आप भी मैं बोलूँगा, एक आपको एक होना चाहिए एक लाइक पॉडकास्ट ऑफ नचिकेत भाटिया, ज़रूर। जिसमें लोगों को पता चलना चाहिए कि व्हाट आर अदर करियर्स अदर देन जस्ट बीइंग प्रैक्टिसिंग। एक एंटरप्रेन्योरशिप डॉक्टर कैसे कर सकता है? सो यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर इन दिस कंट्री राइट नाउ। नहीं चल रहा है। इसको एक आपका भी मेरे हिसाब से होना चाहिए कि जिसमें आप इधर बैठे और कोई और आपसे वहाँ सवाल कर रहा हो। ज़रूर करेंगे बॉस एक दिन वो। सो थैंक यू सो मच आज आने के लिए। थैंक यू सर। एंड थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया हो। वी हैव डिस्कस्ड द रियलिटीज ऑफ बीइंग अ फिजिशियन इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। हमने सब कुछ बात कर लिया ना। आई थिंक कोई भी बंदा अगर कंफ्यूज्ड है कि मेडिसिन ले या ना ले, उनको ये ज़रूर दिखाइए, बिकॉज वी हैव नॉट डिस्कस्ड अबाउट MD मेडिसिन बट the reality after MD medicine. So before going, do not forget to like, share and subscribe. And who do you want as the next guest? Please put in the comment section. I'm sure I'll try my best to get the esteemed personality on our hot guest, on our hot seat. Thank you so much and best of luck.